अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आर्टिकल है 4.9, सबसे लास्ट आर्टिकल है, डेट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड कॉन्जुगेटेड है इसका मतलब होता है कंजंक्शन, ठीक हो गया, ये जंक्शन या कॉम्बिनेशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में कंबाइन करें जो तो थर्ड मॉलिक्यूल बनेगा, वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। ये सब के सब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन सब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से बन रही है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये बनती कैसे है? फॉर्म बाय द कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज बनता है जब किसके दरमियान में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर के दरमियान में पूरा पूरा मॉलिक्यूल होगा एक पॉलीमर। प्रोटीन भी पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, तो दोनों की कैटेगरीज देख सकते हैं आप, डिफरेंट है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो दरमियान में जो लिंकेज बनता है वो एक कोवलेंट लिंकेज है। तो ये बनाता है जी ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अकर करता है नेचर के अंदर, वाइडली प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया, और इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किन किन चीजों का? जैसे कि मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है, ब्लड सीरम में पाया जाता है। सीरम किसको बोलते हैं? जो ब्लड के अंदर से तमाम के तमाम जो सेल्स हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनको निकाल दिया जाए तो पीछे जो लिक्विड बचता है या जो सोल्यूशन बचता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, उसको ब्लड सीरम बोलते हैं। तो उसके अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ सेलुलर सिक्रीशन, सेल से चीजें सिक्रीट होने वाली जो होती हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जैसे हमने गोल्जी अपरेटस में पढ़ा था कि वो जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के ही पाउचेस होते हैं जो मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं। उसके अलावा ये प्रेजेंट हो सकता है कार्टिलेज, जैसे कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज हमारे एक्सटर्नल पिन और नोज के अंदर, आइज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और स्किन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो कहां पर बन रहे हैं? फॉर्म बाय द कोवलेंट लिंकेज। यहां पर भी कोवलेंट लिंकेज बन रहे हैं किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में? लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की ही कैटेगरीज डिफरेंट है, लिपिड की अलग कैटेगरी है, कार्बोहाइड्रेट की अलग कैटेगरी है। अगर बात करें तो ये भी इंटरनल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसका? सेल मेम्ब्रेन्स का या मेम्ब्रेन्स का। हमने जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, दरमियान में प्रोटीन्स होती हैं, उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थे, उसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी था और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी था। इसी तरह डियर स्टूडेंट, थर्ड जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है डेट इज लिपोप्रोटीन्स। अब लिपोप्रोटीन्स ऐसी बायोमोलिक्यूल्स की क्लास है जो किन चीजों से बनती है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो कि वाटर को रिपेल करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ना ही वो कोवलेंट है ना ही वो आयनिक है, बल्कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं। अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो ये मिलकर लिपोप्रोटीन्स बना देते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इनके फंक्शन की या किस किस जगह पर प्रेजेंट है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं लिपोप्रोटीन्स किसका? ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेदर वो सेल की हैं या सेल की सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की मेम्ब्रेन्स हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, इसमें हर किस्म का बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लिपोप्रोटीन्स ने प्रोवाइड करने। उसके बाद जो लिपिड्स होते हैं वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं, और ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये किस तरह से होते हैं? लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स, क्योंकि लिपिड्स का स्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा है। तो ये जब ब्लड में लिपिड्स ने ट्रांसपोर्ट होना होता है तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन्स के साथ मिलकर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक हो गया। इनको आप एलडीएल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर जो है लिपोप्रोटीन्स ब्लड के अंदर
ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट लास्ट में आ गया हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दो चीजों का आप कह ले कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड बनेगा किन दो चीजों के दरमियान में, एक क्रोमोसोमल डीएनए जो कि आपके पास हो गया न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद इसके अंदर आ गई प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोमल डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है, इनके मिलने की वजह से दरमियान में बॉन्ड बनेगा, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स। डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बाउंड्स टू डीएनए एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहां पर ना, जब भी आपके पास क्रोमोसोम बनना होता है, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, इस तरह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन्स उसकी क्वाइल की होती हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके देखें तो इसके अंदर होता क्या है कि इस तरह से क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके गिर्द क्या चीज होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या की होती हैं, राउंड की होती हैं। यहां पर क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अराउंड क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स बाउंड टू डीएनए। इस तरह से देख सकते हैं आप, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, इस क्रोमोसोमल डीएनए को बाउंड करके रखती है, ठीक है। तो इस तरह ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया है न्यूक्लियोसोम का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए भी है और उसके अराउंड ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन्स के हैं, ठीक है। तो ये बन जाती है न्यूक्लियोप्रोटीन्स और इस तरह से नजर आता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, जैसे तस्बीह के दानों की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक और डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मेजर पॉइंट है वो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि आपको पता है कि जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम लोग जिस टाइम पे हम जैसे पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसमें आपको पता है उसमें राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसमें बेसिस है, उसके अलावा उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि जो फॉस्फेट होता है वो जो ऑक्सीजन होती है नेगेटिवली चार्ज। जैसे ये अंदर वाली साइड पे डीएनए है, इसके अंदर ये ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी तरह जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है लाइसिन, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का जो अट्रैक्शन होता है, इसको आप लोग इनके अट्रैक्शन से बनता है जी आपके पास आयनिक बॉन्ड्स। तो ये आयनिक बॉन्ड इस तरह से बनते हैं, प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह से अट्रैक्शन बनती है और ये आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं। डियर स्टूडेंट इस तरह से ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो होता है इस यूकैरियोट्स के अंदर, इसके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम या ये जो आप कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए के गेट बाउंड करती है, यूकैरियोट्स के क्रोमोसोमल डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखते हैं, उसको हिलने नहीं देते जगह से, और लास्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जीन ने जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक में, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो होप सो डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।